अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह पाक का करम है कि ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे को रोज़ा है और आप सब ने रोज़े की तो तैयारियां कर ली होंगी। मज़े मज़े से पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप इबादत करेंगे। तो गाइस, आपको एक खुशखबरी दूं कि आपको इंशाअल्लाह रमज़ान में भी नावल असीर इश्क की एपिसोड्स मिलेंगी। हुई ना आपके लिए खुशखबरी। और फिर आपने एक काम लाजमी करना है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो जल्दी से उठें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी एपिसोड्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें, मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, नावल नगरी असीर इश्क एपिसोड 37 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आप लाजमी इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये एपिसोड्स आपको कैसी लगी। गाइस, आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं और मैं पढ़ती हूँ। मैंने अगर आपको रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं आपके लाजमी कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर आपने क्या जवाब दिया? खाने के दौरान अवैस शाह ने नबीला बेगम से संजीदगी से इस्तफसार किया। शाह साहिब, वो बहन है मेरी, क्या कहती उसे? एक बहन को तो मैं खो चुकी हूँ, अब दूसरी से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती। नबीला बेगम की आवाज़ धीमी थी। सभी अपने अपने खाने की तरफ मुतवज्जो थे। हेज़ल खा कम रही थी, जबकि उसका सारा ध्यान कल के होने वाले रिसेप्शन पे था। उसे कुछ भी करके वहाँ जाना था और हकीकत से पर्दा उठाना था, क्योंकि अभी सिर्फ शक था, वो पुरयकीन नहीं थी। इज़ा ने दारिम के सामने प्लेट में सालन रखा तो उसने इसे नज़रअंदाज करते पानी का गिलास लबों से लगाया। उसकी आंखों के कोने भीग गए। ठीक है, आपको जाना है तो मैं नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिएगा। वो खाना मुकम्मल करते अपनी जगह से उठे थे और मेरी तरफ से इस घर के किसी फ़र्द पे कोई पाबंदी नहीं। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, नहायत संजीदगी से कहते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। नबीला बेगम ने दारिम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मम्मा, आपको नहीं लगता इतना कुछ होने के बाद हमें उनसे कोई ताल्लुक़ भी रखना चाहिए? दारिम को माँ के फ़ैसले से सख्त हैरानी हो रही थी। बेटा, अगर गुज़री बातों को छोड़ोगे तो ख़ुद को ही तकलीफ़ पहुँचेगी। तो ऐसी बातों को याद रखने का क्या फ़ायदा? और अल्लाह का शुक्र है, आपके लिए अल्लाह ने जिसे चुना वो कोई आम लड़की तो नहीं, हीरा है, हीरा। फिर कैसा गिला? निसा ने अपनी एक बेटी नहीं दी तो दूसरी तो दे दी ना। नबीला बेगम ने समझाना चाहा, दी नहीं, ज़बरदस्ती की गई। दारिम ने तल्ख होते कहा। उसकी बात पे इज़ा ने सहम के उसके चेहरे पे देखा, जो मुकम्मल माँ की तरफ मुतवज्जो था। बेटा, जब औलाद माँ बाप का मान रखते हैं
तो उन सब बातों का कोई मतलब नहीं बचता। और ईज़ा के आपकी ज़िंदगी में आने से मैं बहुत मुतमईन और खुश हूँ। नबीला बेगम ने बहुत मोहब्बत से कहा, थोड़ी फुर्सत निकाल के अपनी उस चचीती बहू से भी पूछ लीजिएगा कि वो इस रिश्ते से कितनी खुश है। ना चाहते हुए भी लहजा इंतहाई तल्ख हुआ था। कुर्सी जोर से खसकाते वो उठ के जा चुका था। ईज़ा ने सर झुकाए अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश की। क्या बात है ईज़ा, कोई बात हुई तुम दोनों के बीच? नबीला बेगम का रूह अब उसकी जानिब था। हैज़ल गहरा सांस लेते वहाँ से उठ के अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। नबीला बेगम ने उसके वहाँ होने और उठ के जाने का कोई नोटिस ना लिया था। उसका सारा ध्यान ईज़ा पे था। नहीं फुप्पो, अम्मी कुछ भी तो नहीं हुआ। नबीला बेगम ने सर झुकाया। वो जब अपनायत में होती तो हाला अम्मी कहा करती थी, और जब वो कुछ छुपा रही होती तो फुप्पो अम्मी कहा करती थी। नबीला बेगम उसके हर रम्ज़ से वाकिफ़ थी। देखो बेटा, मुझे ऐद ही नहीं यकीन है तुम और दारिम दोनों ने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नबीला बेगम ने बहुत प्यार से पूछा। ईज़ा ने सर झुकाए सर नफ़ी में हिलाया। फिर दारिम क्यों खफा है? क्या बात हुई है? उन्होंने परेशानी से पूछा। वो तो नहीं नाराज़ हमसे, ईज़ा ने मासूमियत से आंखें फैलाते कहा। बेटा, शोहर को नाराज़ नहीं रखते। अगर कोई बात हो भी गई है तो दरगुजर किया करो, अल्लाह खुश होता है। शोहर को राज़ी रखो बेटा। नबीला बेगम ने गहरा सांस खारिज करते समझाया। ईज़ा तो कुछ बोल ही ना पाई। सब बर्तन समेट के वो कमरे में आई तो दारिम सोफ़े पे लैपटॉप लिए बैठा था। साथ में मोबाइल कान से लगाया था। मिस बरीरा, फ़ाइल जो मेल की है इसमें कुछ मिसिंग है। मैंने पॉइंट आउट किया है, रीड आउट करके इसे ठीक करें और अगेन मुझे सेंड करें। वो काफ़ी मसरूफ़ लगा। ईज़ा अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते उसके सामने बेड पे जा बैठी। उन अखियों से इस शहजादों से आन मान रखने वाले अपने हूबरू मजाजी खुदा को देखा। आप कर क्या रही हैं? अब वो पूरी तरह फ़ोन पे मुतवज्जो हुआ। न जाने आगे से क्या जवाब आया कि दारिम के चेहरे पे मुस्कान सजी। आप इस वक्त भी ये काम कर रही हैं? हैरत है। घड़ी पे टाइम देखता वो हशाश बशाश अंदाज में बोला। इसका यूं किसी लड़की के साथ
फ्री होना इज़ा को बुरा लगा। चलें आप देख लें, मैं वेट कर रहा हूँ। दारिम ने लैपटॉप में फिंगर्स चलाते कहा। नो नेवर, कोई मसला नहीं, उसे जवाब देते वो मुसलसल इज़ा को इग्नोर किए हुआ था। शायद आगे से कुछ मुज़ाहिकन कहा गया, जिस पे दारिम ने एक नज़र इज़ा को देखा, जो बिना पलक झपके उसे ही देख रही थी। बीवी के पास माइंड करने के लिए माइंड होना भी ज़रूरी है। फिर से उसे नज़रअंदाज करता वो काम में मसरूफ़ हो गया। इज़ा की आंखें भीग गई। क्या वो इतना बड़ा गुनाह कर बैठी थी कि दारिम उसे मुसलसल नज़रअंदाज करता सदा दे रहा था। वो रूह फेरते आंसू पूछने लगी। हया ने उसे सिखाया था, जो आंसू दे उसके सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना वो तुम्हें कमज़ोर कर देगा। लेकिन न चाहते हुए भी इज़ा की आंखें पानियों से भर रही थी। दारिम के बेइख्तियार कहका लगाने पे इज़ा ने झट से पलट के उसे देखा। ब्लैक टी शर्ट और लूज ट्राउज़र में इस वक्त उसकी सफ़ेद रंगत खूब चमक रही थी। गालों पे हल्की हल्की ब्राइट इसके चेहरे पे बहुत जचती थी। इज़ा दीवानों की तरह दारिम को देखे चली गई। हंसते हुए उसके गाल डिम्पल दूर ही इज़ा ने देख लिया था, और कितनी शिद्दत से दिल चाहा था कि इसे छू के देखे। लेकिन दारिम के गुस्से से इसे आज भी डर लगता था। वो बातें करता लैपटॉप एक तरफ रखे उठ के अब गैलरी का रुख कर गया था। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, जबकि चेहरे पे भी धीमी मुस्कान थी। इज़ा को इसका यूं अकेले में जाके फ़ोन पे किसी लड़की से बात करना सख्त चुभा था। लाख दिमाग के रोकने के बावजूद वो दिल की सुनते उठते गैलरी की जानिब बढ़ी। पिलर के पास होते वो आगे को हुई ताकि दारिम की बातें छुप के सुन सके। वो जैसे ही आगे हुई, इसी लम्हे दारिम वापस पलटा, अंदर की जानिब बढ़ा। दोनों की ज़ोरदार टक्कर हुई। दारिम को तो कुछ ना हुआ, अलबत्ता इस छोटी सी लड़की का सर चकराता बुरी तरह उसे पीछे की तरफ धकेल चुका था। दारिम ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाया था। वो सीधा उसके सीने से आन लगी। सर अभी भी चकरा रहा था। चकराते सर के साथ दारिम को देखा। यूं अचानक यहाँ पीछे आके क्यों खड़ी हुई? माथे पे बल डाले पूछा। वो इज़ा से बात ना बन पाई। मेरी जासूसी कर रही थी। सीने पे हाथ बांधे उसे घूरते पूछा। नहीं तो।
ईज़ा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मोबाइल पे फिर से कॉल आ रही थी। बरीरा कॉलिंग नाम ब्लिंक हो रहा था। ईज़ा के दिल में शिद्दत से दर्द जागा। एक्सक्यूज़ मी। वो कॉल रिसीव करता, उसकी एक तरफ से हो के निकलता अंदर की जानिब बढ़ा। ईज़ा का दिल जैसे किसी ने पैरों तले कुचला हो। वो रुक फिर ग्रिल के ऊपर दोनों हथेलियां जमाए गहरे सांस लेती आंसू बहाने लगी। हया ने उसे सब सिखाया, लेकिन अपने हक के लिए वो लड़ना ना सीख सकी। गालों पे आए आंसुओं को हाथों की पुश्त से रगड़ा। ईज़ा, अंदर आओ फौरन। दारिम की पुकार पे वो चौंकी, लेकिन ना पलटी। सुनाई नहीं दे रहा। वो उसके कान के पास आके गुर्राया और उसे पकड़ के अपनी जानिब मोड़ा, जो आंसू बहाते अपनी प्यारी सी आंखों पे जुल्म कर रही थी। रो क्यों रही हो? दारिम के माथे पे बल पड़े। वो इसके आंसुओं से अच्छा खासा जिद था, जो बात बात पे आंसू बहाती उसके सब्र को आजमाती थी। क्या मसला है, क्यों रोए जा रही हो? दारिम की आवाज़ अब की बार ऊंची हुई तो वह यकदम सहम के पीछे हटी और नफ़ी में सर हिलाती अंदर कमरे की जानिब बढ़ी। दारिम ने गुस्से से सर झटका और रूम में आते गैलरी के स्लाइड डोर को बंद किया। ईज़ा बिस्तर पे लेटी कंफर्टर लिए रूम मोड़ गई थी। दारिम ने लाइट ऑफ करते बिस्तर पे सीधा लेटते आंखों पे बाजू जमाए आंखें मूंद ली। जबकि साथ लेटा वो नाजुक सा वजूद हिचकियों से रोए जा रही थी। दारिम को इसका रोना सख्त बेचैन कर रहा था। रूह फेंकते उसको खींच के अपनी तरफ मोड़ा। क्या है, क्यों रो रो के मेरा दिमाग खराब कर रही हो? वो थोड़ा हाइपर हुआ था। जबकि वो अब अपने आंसू जब्त करने की वजह से पूरे वजूद समेत लरस रही थी। ईज़ा, अब अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो कसम से रोने की वजह ज़रूर दे दूंगा। दारिम बेबसी से चिल्लाया था। आप हम पे हाथ उठाएंगे? वो मासूमों की तरह सवाल करती फिर से दारिम के सोए जज्बात को जगा रही थी। जिन्हें दारिम ने बमुश्किल ही सुलाया था। ज़रूरी नहीं हाथ उठा के ही रुलाया जाए, रुलाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे। दारिम ने उसके आंसुओं से हार खाते कहा तो वो सू सू करने लगी। जबकि दारिम की बात का मतलब समझ नहीं पाई।
कसम खुदा की, अगर अब तुमने एक आंसू भी बहाया तो मैं अपने और तुम्हारे बीच के सारे पर्दे आज गिरा दूंगा, और जो इतने दिनों से तुमसे दूर रहा, सूद समेत अपने हकूक वसूल करूंगा। तुमसे, दारिम ने उसे अपने सीने में सख्ती से भेंटते गुर्राते कहा, जबकि आखिर में उसका लहजा गमगीन हुआ था। आप हमसे नाराज हैं? बमुश्किल हलक तर्क करते इज़ा ने सर उठाते कहा, क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा उसकी शहद रंग आंखों में झांकते पूछा, वो आपको अच्छी लगती है और हम नहीं? इज़ा ने सर झुकाए गिला किया, किसकी बात कर रही हो? दारिम को उसकी बात पे सख्त हैरानी हुई। वो जो फ़ोन पे थी वो हमसे ज़्यादा अच्छी है, आपको अच्छी लगती है? मासूम सूरत बनाए वो सवाल पे सवाल कर रही थी। अच्छी खातून है, नाइस लेडी, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? दारिम ने सरसरी सा जवाब दिया, आप उससे शादी कर लेंगे? इज़ा ने हटकोरे लेते पूछा, व्हाट द हेल, तुम पागल तो नहीं हो गई? दारिम उठ बैठा, जबकि इज़ा उसके सीने लगी रोती जा रही थी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? दारिम ने उसकी अकल पे मातम किया, यार वो मुझसे 5 साल बड़ी हैं, 2 बच्चे हैं उनके, और मैं पागल हूँ जो अपनी कमसिन हसीन बीवी को छोड़ के कहीं और जाऊं? दारिम ने उसके आंसू पूछे तो इज़ा ने उसके सीने में मुंह छुपाया। अब तुम प्लीज़ रोना बंद कर दो। दारिम ने गहरा सांस खारिज किया। आप हमसे खफा नहीं होना प्लीज़। इज़ा ने उसके गाल पे लब रखते घबराए अंदाज में कहा। उसका यूं करीब आना दारिम के दिल के तारों को छेड़ गया था। एक बहुत खूबसूरत एहसास दिल में उजागर हुआ था। मुझे नाराज मत करो तो नहीं होगा। दारिम ने उसे अपने साथ लटाते कहा। उसका सर अपने सीने पे रखा, जबकि इज़ा के हाथ उसकी शर्ट के साथ खेल रहे थे। वो अचानक घबरा गए थे। लेकिन सच में हम कसम खाते हैं, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इज़ा अपनी सफाई में बोलती जा रही थी। दारिम ने उसके लबों पे अपने होठों का गर्म लम्स बिखेरा तो उसकी बोलती बंद हो गई। कतरा कतरा उसकी सांसों को इनहेल करता वो महमूर नज़रों से उसे देख रहा था, जिसने इसकी शर्ट को मजबूती से थामा हुआ था। बहुत नाजुक हो यार,
क्या बनेगा तुम्हारा और मेरा। दारिम ने उसे अपने सीने से लगाया और लाइट ऑफ करता अपनी आंखें मूंद गया। वो चाह के भी इज़ा के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो इज़ा से यही चाहता था कि वो खुद अपना आप इसे सौंपे, लेकिन न जाने तब तक दारिम कैसे खुद पे बंद बांधे रख सकता था। असीर इश्क एपिसोड 37 पार्ट 2 बाय मुंतहा चौहान। दुश्मनों तक भी शाजिल और हया की रिसेप्शन की इत्तला पहुंच चुकी थी और वो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ खान हवेली घुस के खान हवेली की दरो दीवार को हिला के रख देने वाले थे। गोल्डन कलर के लहंगे में उसका दो आतिशा रूप जगमगा उठा था। शाजिल की नज़र उस पे से हट ही नहीं रही थी। खान हवेली में फुल सिक्योरिटी का इंतज़ाम था, जो आदिल और अली ने मिल के की थी। लेकिन दुश्मन कब चकमा दे के अंदर दाखिल हुए किसी को पता ही न चला। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। सबकी नज़रें दूल्हा दुल्हन पे थी, जिनकी जोड़ी को बहुत सराहा जा रहा था। हया का दुल्हन बनने का ख्वाब आज फाइनली पूरा हुआ था। खुशी इसके अंग अंग में फूट रही थी। यही वजह थी कि इसके चेहरे पे बेतहाशा रूप आया हुआ था। निसा ने कितना सदका दे दिया था। शाजिल की नज़र उस पे थरक जाती। वो शर्मा कम रही थी। उसका कॉन्फिडेंस ही था जिसने शाजिल को सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और वो आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शाजिल के हमरा खड़ी थी। बड़े से गेट से वो इंटर हुई। सादा से कपड़ों में मलबूस वो इस खान हवेली के रंग ढंग देख रही थी। जी बीबी, गार्ड दिखाओ। गार्ड ने करहत लहजे में कहा, जबकि उसका हुलिया देखता वो उसे सर से पांव तक मशकूक लगी। हेज़ल ने खाली खाली नज़रों से गार्ड को देखा। ओ, ये बेबी सुनाई नहीं देता क्या? दावतनामा दिखाओ। हेज़ल अचानक से अपने अकब से किसी की आवाज़ सुनती वो चौंकी पलटी। आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।